आप सबको मालूम है, हरियाणा मेरा दूसरा घर है। गुजरात छोड़ने के बाद मैंने वर्षों तक हरियाणा में ही अपना जीवन बिताया। यहाँ के हर गांव, हर गली मोहल्ले से परिचित हूं, तो मुझे हरियाणा आने का मन करेगा कि नहीं करेगा? आपके प्यार को मैं कभी भुला सकता हूं क्या? तो आपका प्यार है जो मुझे बार बार खींच के ले आता है। और मैंने हरियाणा को कहा था, पहले दिन से कह रहा हूं कि आपने मुझे जो प्यार दिया है, मैं विकास करके ब्याज समेत लौटाऊंगा, ये मैं कह रहा हूं। भाइयों बहनों, चुनाव आते हैं, जाते हैं, राजनीति अपनी जगह पे चलती रहती है। वो लोकतंत्र का स्वाभाविक हिस्सा है। लेकिन देश सिर्फ राजनीति से नहीं चलता है। देश राष्ट्र नीति से चलता है। देश विवादों से नहीं बढ़ता है, देश संवाद से बढ़ता है। हमारी समस्याओं का समाधान अगर उसका कोई एक उपाय है, अगर उसकी कोई एक जड़ी बूटी है, तो जड़ी बूटी का नाम विकास है। विकास। विकास होगा तो नौजवान को रोजगार मिलेगा। विकास होगा तो किसान को अपनी फसल का पूरा दाम मिलेगा। विकास होगा तो गरीब से गरीब बच्चे को अच्छे से अच्छी शिक्षा मिलेगी। विकास होगा तो गांव के गरीब हो, वयोवृद्ध, तपोवृद्ध लोग हो, उनको आरोग्य की सुविधाएं उपलब्ध होगी। गरीब को रहने के लिए घर मिलेगा। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, हम एक ही बिंदु पर काम कर रहे हैं। जब से आपने हमें जिम्मेवारी दी है, हमारा एक ही मंत्र है, एक ही मकसद है, एक ही मार्ग है, एक ही मंजिल है, और उसका नाम है विकास। आप मुझे बताइए, आपको विकास चाहिए कि नहीं चाहिए? अच्छे रास्ते चाहिए कि नहीं चाहिए? अच्छे स्कूल चाहिए कि नहीं चाहिए? अच्छे अस्पताल चाहिए कि नहीं चाहिए? इस देश को यही चाहिए, और इसलिए ये सरकार इन्हीं बिंदुओं पर अपनी ताकत लगा रही है। अच्छा होता ये काम पिछले 60 साल में पूरे हो गए होते, देश ऊंचाइयों को पार कर लिया होता। लेकिन बहुत सारे काम अधूरे हैं, और अधूरे हैं इसलिए पुरानी सरकारों को आलोचना करके, उनकी टीका टिप्पणी करके मैं रुक जाऊं, वो उचित नहीं है। इस सरकार का जिम्मेवारी है कि हम समस्याओं के समाधान खोजें, विकास के नए नए उपाय खोजें, और देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाए। पिछले दिनों आपने देखा होगा, पूरी दुनिया में एक आर्थिक संकट पैदा हुआ। मजबूत से मजबूत आर्थिक नींव पर खड़े हुए देश हिल गए, और तूफान इतना भयंकर था कि उसके सामने टिकना बड़ा मुश्किल था। इतनी बड़ी आंधी तेज आई थी, लेकिन सारे दुनिया के आर्थिक पंडितों का कहना है कि इतनी भयंकर आर्थिक मंदी के बीच, इतने भयंकर आर्थिक तूफानों के बीच, कोई एक देश बराबर अगर खड़ा रहा, टिका रहा, उस देश का नाम हिंदुस्तान है मेरे भाई। और यही बताता है
कि पिछले 15 महीनों में सरकार ने जो रास्ता अपनाया है, जिन नीतियों को लागू किया है, आज उसका परिणाम नजर आ रहा है कि इसकी इतनी बड़ी आंधी के बावजूद भी हिंदुस्तान आर्थिक धरातल पर टिका रहा है। लेकिन भाइयों बहनों, सिर्फ टिके रहे हैं, इससे संतोष मानना ये हमें मंजूर नहीं है। इतने बड़ी आंधी में, तूफान में टिक गए, अच्छी बात है, लेकिन हमें जहां टिके हैं वहां रुकना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने का रास्ता 125 करोड़ देशवासियों का साथ और सहयोग है। आगे बढ़ने का रास्ता सभी राज्य सरकारें और केंद्र सरकार को कंधे से कंधा मिलाकर चलना है। आगे बढ़ने का रास्ता लोकतांत्रिक मार्ग है, और अगर हमें विकास करना है तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबसे पहले प्राथमिकता देनी पड़ेगी। रोड हो, रेल हो, सामान्य नागरिक की सुविधा की व्यवस्थाएं हो, ये जब तक हम निर्माण नहीं करेंगे, विकास के फल नीचे तक नहीं पहुंचेंगे। और इसलिए ये सरकार का मकसद है कि 2022 जब हिंदुस्तान आजादी के 75 साल मनाएगा, वो आजादी के 75 साल कैसे हो? क्या हम सपना लेकर के नहीं चल सकते कि आजादी के 75 साल जब मनाएंगे, आजादी के दीवानों को जब अंजलि देंगे, आजादी के लिए शहीद हुए महापुरुषों का पुण्य स्मरण करेंगे, उस समय कम से कम एक काम तो पूरा कर ले। इस देश में कोई गरीब ऐसा न हो जिसको अपना घर न हो। हर गरीब को भी अपना घर मिले। काम बहुत बड़ा है। दुनिया के कुछ देशों की आबादी से भी ज्यादा मकान बनाने पड़ेंगे, लेकिन भाइयों बहनों, कठिन काम भी हमें हाथ में लेने हैं और उसको पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हमारे वेंकैया जी नायडू शहरी विकास मंत्री के नाते एक ऐसी योजना उन्होंने देश के सामने रखी है जिसके कारण शहरी गरीबों के लिए मकानों को सुविधा उपलब्ध हो, नए मकान बने, गरीब के लिए बने, सस्ते बने, अच्छे बने, और घर भी वो हो जिसके नल में जल हो, बिजली हो, नजदीक में स्कूल हो, एक परिवार सुख शांति से रह सके, ऐसा घर हो। हमारे चौधरी वीरेंद्र सिंह जी लगे हैं एक ग्रामीण विकास मंत्रालय को लेकर के, गांव में जो गरीब है उन गरीबों को रहने के लिए अपना घर मिले, योजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। एक तरफ शहरी विकास, एक तरफ ग्रामीण विकास, गरीब शहर का हो या गरीब गांव का हो, हर किसी को रहने के लिए घर मिले, इसके लिए बहुत बड़ा काम हमने सर पे उठाया। भाइयों बहनों, आज यहां मेट्रो रेल का लोकार्पण हो रहा है। अब हरियाणा भी गर्व के साथ दुनिया में कहेगा कि हमारे पास मेट्रो रेलवे है। हरियाणा ने दिल्ली के टूरिस्टों को आकर्षित करने की सबसे बड़ी ताकत अगर किसी में है तो हरियाणा में है। वीकेंड टूरिस्टों को आकर्षित करने की ताकत है तो हरियाणा में है। और मेट्रो की सुविधा हो जाए तो बहुत बड़ी मात्रा में दिल्ली से लोग वीकेंड मनाने के लिए हरियाणा की ओर चले जाएंगे और हरियाणा के नौजवानों को रोजी रोटी का प्रबंध हो जाएगा। ये मेट्रो सिर्फ
ये मेट्रो सिर्फ आने जाने का कारोबार ऐसा नहीं है। अब मेट्रो सिर्फ पहले बस में जाना पड़ता था, कार लेके जाना पड़ता था, ट्रैफिक जाम हो जाता था, अब जल्दी पहुंचा जाता था। इतना ही नहीं है, इनसे पूरी इकोनॉमी ड्राइव होती है, पूरे आर्थिक जीवन को एक गति मिलती है। और इसलिए ये रैली का नाम भी गति प्रगति रैली रखा गया है। गति भी हो, प्रगति भी हो, और तेज गति से प्रगति हो, उन सपनों को पूरा करने का प्रयास हो रहा है। करीब करीब 2,500 करोड़ रुपया की लागत से ये प्रोजेक्ट यहां पूरा हुआ है। लेकिन मैं आज हरियाणा के मेरे भाइयों बहनों को एक और नजराना भी देना चाहता हूं। ये मेट्रो यहीं से लौट नहीं जाएगी, हम बल्लभगढ़ तक जाएंगे। आने वाले दिनों में बल्लभगढ़ के लिए काम शुरू हो जाएगा। 600-700 करोड़ रुपए की और लागत लगेगी, लेकिन हरियाणा के एक महत्वपूर्ण हिस्सों को जोड़ने का काम होगा। फरीदाबाद मेरे लिए नया नहीं है, मैं कभी यहां स्कूटर पर आया करता था। ये मैंने फरीदाबाद को पनपते हुए देखा है। ये एशिया में 9वें नंबर पर सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एस्टेट वाला ये फरीदाबाद शहर है। अब फरीदाबाद एक लघु हिंदुस्तान बन गया है। हिंदुस्तान का कोई राज्य ऐसा नहीं होगा जिसके लोग फरीदाबाद में रहते न हो। एक प्रकार का लघु भारत बन गया। इस फरीदाबाद का विकास भी वैसा ही होना चाहिए। ये मेट्रो ट्रेन के आरंभ से वो एक नया विकास का मार्ग भी खुल जाता है। और मैं श्रीमान वेंकैया जी को एक बात के लिए बधाई देना चाहता हूं। उनका विभाग इस काम को देखता है, सारे दुनिया को एक संदेश दे रहे हैं कि ये मेट्रो का जो लाइन है एनवायरमेंट फ्रेंडली है। यहां के स्टेशनों पर सोलार पैनल लगे हुए हैं और करीब करीब 2 मेगावाट बिजली सूर्य शक्ति से पैदा करते हैं और सारी व्यवस्था में उसी बिजली का उपयोग किया जाता है। मेट्रो का एक ट्रैक सोलार पैनलों से भरा हुआ हो, ये दुनिया के लिए भी एक आकर्षण का कारण है। आने वाले दिनों में ग्रीन रेलवे स्टेशन कैसे बने, एनवायरमेंट फ्रेंडली रेलवे स्टेशन कैसे बने, उस दिशा में भी मेट्रो की तरफ से एक सफलतापूर्वक अभियान चलाया जा रहा है। और आज जब पूरी विश्व ग्लोबल वार्मिंग के लिए चिंतित है, क्लाइमेट चेंज के कारण चिंतित है, हमारी एक छोटी सी इकाई मेट्रो वे भी दुनिया की मदद करने के लिए ग्रीन मूवमेंट में अपना सहयोग दे रही है। और इसलिए वेंकैया जी को और उनकी पूरी टीम को मैं हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और उनका साधुवाद करता हूं। भाइयों बहनों, ये हरियाणा की धरती ऐसी है। कल हमने श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया और जब श्री कृष्ण को याद करते हैं तो सिर्फ द्वारिका की नगरी याद नहीं आती है, कुरुक्षेत्र भी तुरंत याद आता है। पूरा हरियाणा एक प्रकार से इन महापुरुषों की छाया में पला बढ़ा हुआ है, सांस्कृतिक विरासत का धनी है। यहीं से पास में गांव सिही सूरदास जी की जन्मभूमि, यही तो हमारी विशेषता है, ये हमारी ताकत है। और उन्हीं से महापुरुषों के आशीर्वाद लेकर के हम हरियाणा को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। मैं हरियाणा सरकार का अभिनंदन करता हूं, श्रीमान मनोहर लाल जी का विशेष रूप से और उनकी पूरी टीम का अभिनंदन करता हूं कि जिस हरियाणा को बेटियों की भ्रूण हत्या के लिए पहचाना जाता था,
वो हरियाणा आज बेटी बचाने के लिए पहचाने जाने लगा है। ये छोटा सा निर्णय परिवर्तन नहीं है, ये छोटा सा मूवमेंट नहीं है। कितना कठिन काम होता है मुझे अंदाज है, लेकिन हरियाणा के राज्य सरकार ने, यहां के राजनीतिक नेताओं ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है और बेटी बचाने का जो अभियान चलाया है, और पूरे हिंदुस्तान का बेटी बचाने का अभियान का प्रारंभ भी इसी हरियाणा की धरती से हुआ। मैं जानता हूं मनोहर लाल जी हमारे बड़े परिश्रमी नेता हैं, मेहनत करने में शायद कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकता। मैंने सालों तक उनके साथ काम किया और वे हरियाणा को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में सफल होंगे। हरियाणा की आशा आकांक्षाओं को वो पूरा करेंगे, ये मुझे विश्वास है। आने वाले दिनों में हमारे देश में हम हमारे शहरों का रंग रूप बदलना चाहते हैं, चेहरा बदलना चाहते हैं, उसके फेफड़ों को नई ताकत देना चाहते हैं। आज हमारे शहरों के फेफड़े भी बीमार हो गए, ग्रीनरी नहीं बची है, अपनी मर्जी से वो बढ़ता गया है। वेंकैया जी के नेतृत्व में जो स्मार्ट सिटी का अभियान चला है, उस स्मार्ट सिटी में फरीदाबाद का भी नाम है। लेकिन कुछ लोगों को लगता होगा कि अब सरकार ने स्मार्ट सिटी कह दिया तो स्मार्ट सिटी बन गया। भाइयों बहनों, आपको पता होना चाहिए और मैं चाहता हूं कि इस बात की घर घर चर्चा होनी चाहिए, हर बार चर्चा होनी चाहिए कि ये अभी तो फरीदाबाद की एंट्री हुई है कंपटीशन के अंदर। पहली मैच उसने जीत लिया है, पहली मैच जीत करके उसने एंट्री पा ली है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए यहां के सभी नागरिकों ने तय करना पड़ेगा कि हमें फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी बनाना है। कानून में ये परिवर्तन करना पड़ेगा तो करना है, हमें ये डिसिप्लिन लानी है तो लानी है, हमें स्वच्छता रखनी है तो रखनी है। ये जब तक हम नहीं करेंगे, ये स्मार्ट सिटी की स्पर्धा आप जीत नहीं पाओगे। उसके कुछ नॉर्म्स है, पैरामीटर है। मैं चाहता हूं एक जागृति का माहौल बने पूरे देश में। ये 100 शहर पूरे हिंदुस्तान में जो पहली मैच जीत करके आए हैं, क्योंकि स्पर्धा से तय हुआ है, पहली स्पर्धा में वो जीत गए हैं, लेकिन आके जैसे जैसे जाओगे स्पर्धा कठिन होती जाने वाली है। लेकिन मुझे विश्वास है कि हरियाणा के दोनों शहर ये स्पर्धा जीतेंगे और देश में स्मार्ट सिटी बनाने का यश हरियाणा प्राप्त करेगा। मैं आपको निमंत्रित करता हूं, मैं आपको चैलेंज भी करता हूं कि इस चैलेंज रूट का स्वीकार कीजिए। सरकार ने जितने पैरामीटर तय किए हैं उन पैरामीटर को गले लगाइए। पूरे फरीदाबाद का एक एक घर, एक एक नागरिक स्मार्ट सिटी बनाने का संकल्प लेना चाहिए, तब जाकर के स्मार्ट सिटी बना पाएंगे। और इसलिए मैं आपको आह्वान करता हूं, भाइयों बहनों, ये हरियाणा की धरती वीरों की धरती है, ये हरियाणा की धरती जवानों की धरती है, ये हरियाणा की धरती देश के लिए मर मिटने वालों की धरती है। प्रधानमंत्री बनने से पहले मेरा पहला कार्यक्रम, जब मेरी पार्टी ने मुझे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के लिए घोषित किया, तो 13 सितंबर को रेवाड़ी में मैं आया था और पहला मेरा कार्यक्रम था पूर्व सैनिकों का बहुत बड़ा जमावड़ा में मैं आया था। और उस समय मैंने 1 रैंक 1 पेंशन की बात कही थी, याद है? कही थी, याद है? ओआरओपी की बात कही थी, याद है? भाइयों बहनों, ये मामला 42 साल से लटका हुआ था, 42 साल से 4 दशक
इतनी सरकारें आके गई, लेकिन इस समस्या का समाधान किसी को हाथ नहीं लगता। लिप सिंपैथी सब दूर सब सरकारों ने व्यक्त की थी। हर कोई कहता था हां, देश के लिए जवान मरते हैं, सरकार का दायित्व, हर कोई कहते थे। लेकिन करने के लिए हर किसी को कठिनाई महसूस हो, और आज मुझे भी महसूस हो रही है। यह सरल काम नहीं है। मेरे देश के जवानों, आपने देश के लिए अपनी जिंदगी खपाई है। आपका मान सम्मान, इससे बड़ा हमारी जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता। लेकिन यह मामला अति कठिन है। उसका प्रभाव पता नहीं कहां कहां पड़ सकता है। आने वाले दिनों में क्या क्या संकट आ सकते हैं। लेकिन मेरे देश के जवानों, हमने वादा किया और हम वादा निभा रहे। आपको मालूम है, पहले वाली सरकार के लिए ओआरओपी क्या था? 500 करोड़ रुपए का कार्यक्रम था, 500 करोड़ रुपए का। तो हमें भी लगा अभी 500 है तो चलो 700 हो जाएगा, 800 हो जाएगा, कर लो, क्या है। लेकिन जब हम गिनती करने के लिए बैठे तो हर रोज नई चीज आने लगी, हर रोज नई चीज आने लगी। कोशियारी कमेटी, जिसका हमारे जवान बार बार उल्लेख करते हैं, उसको हमने देखा। उसने क्या कहा है? उसने तो 300 करोड़ से भी कम कहा। उसने कहा 300 करोड़ से कम रुपया लग जाएगा तो हो जाएगा। सारी सरकार भ्रमित, बैठे हुए अफसर भ्रमित, सेना के जवानों की बातें भी ऐसी, हर कोई उलझा हुआ था। पिछले कई दिनों से मैं लगातार एक तार को खोलता गया, चीजों को ठीक करता गया और हिसाब लगाता गया। भाइयों बहनों, ये ओआरओपी 500 करोड़ में होने वाला खेल नहीं है। ये ओआरओपी 300 करोड़ रुपए में पूरा होने वाला काम नहीं है। जब हिसाब लगाया तो हिसाब बनता है 8 से 10 हजार करोड़ रुपया का। 8 से 10 हजार करोड़ रुपया। मेरी सरकार बनी 26 मई 2014 को और मेरा दायित्व बनता है 26 मई 2014 से। ये जो प्रचार करने वाले लोग हैं, वो देश की जनता को और बास खास के हमारे जवानों को भ्रमित करने का पाप करते रहे। 26 मई को इस सरकार का जन्म हुआ। उसी दिन से हमने काम चालू किया और कल हमने घोषणा की तो भी सरकार बनने के तुरंत बाद 1 जुलाई गिनने के लिए उचित रहती है, तो हमने 1 जुलाई से लागू करने का निर्णय कर दिया। भाई, मैं जानता हूं देश के फौज में 80-90% लोग कौन होते हैं? हमारी फौज में 80-90% वो जवान होते हैं जो छोटे छोटे पद पर होते हैं, कंधे पर बंदूक उठा करके जो दुश्मनों से मुकाबला करते हैं। सबसे पहले जान की बाजी वो लगा देते हैं। लेकिन सेना की आयु कम हो इसलिए उनको 15 साल के बाद नौकरी छोड़नी पड़ती है, 17 साल के बाद छोड़नी पड़ती है, 20 साल के बाद छोड़नी पड़ती है। इसके लिए अलग अलग शब्द प्रयोग सेना वाले करते होंगे। कुछ लोगों को लगता है कि जो 15 साल 17 साल नौकरी छोड़ के गए उनको ओआरओपी नहीं मिलेगा। मेरे जवान भाइयों बहनों, चाहे वो हवालदार हो, सिपाही हो, नायक हो, अरे आप ही तो देश की रक्षा करते हो। अगर ये ओआरओपी सबसे पहले मिलेगा तो आपको मिलेगा। ये बीआरएस के नाम से आपको भ्रमित करने का जो प्रयास कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। ये सरकार जिन लोगों ने युद्ध में सेना में काम करते करते अपना शरीर गंवाया है, कोई अंग गंवाया है, ऐसे भी सेना के जवान जिनको
मजबूरन सेना छोड़नी पड़ती है। शरीर की देश के लिए शरीर का एक एक अंग बलि चढ़ा दिया है, उसको सेना छोड़नी पड़ती है। क्या वो ओआरओपी से वंचित हो जाएंगे? सेना को प्यार करने वाला प्रधानमंत्री ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता है। मेरे भाइयों बहनों, ऐसे सबको ओआरओपी मिलेगा। और इसलिए 80-90% ये जो 8,000 10,000 करोड़ का खर्च है ना, उसका सबसे ज्यादा धन ये 15-17 साल की उम्र में जो सेना छोड़ के घर आते हैं उन जवानों में जाने वाला है। और इसलिए ये भ्रम फैलाने की कोशिश करने की आवश्यकता नहीं है। ये सरकार बहुत स्पष्ट है कि देश के लिए जीने मरने वाले जवानों के लिए ओआरओपी लागू करने का हमने वादा किया है और कल हमने घोषणा कर दी है। कुछ लोग कहते हैं कमीशन बनाया, ये कोई पे कमीशन नहीं बनाया। ये सिर्फ ये जो हमने निर्णय किए हैं, क्योंकि पहले 500 करोड़ वालों की भी समझ में कुछ न कुछ गड़बड़ रही, बाद में कोश्यारी कमेटी ने जो रिपोर्ट किया उसमें भी गड़बड़ रही। हमें लगा कि 10,000 करोड़ रुपया देने के बाद भी हो सकता है कहीं कोई कमी रह गई हो, कहीं कोई समझदारी में अंतर रहा हो, कोई हिस्सा सेना का छूट गया हो। तो ऐसे समय एक व्यवस्था होनी चाहिए ताकि सेना के जवान उनके साथ मिलकर के अगर कोई कमी रह गई हो, कोई छोटा मोटा बदलाव जरूरी हो तो उसके साथ कर सके। ओआरओपी के संबंध में इसलिए ये कमेटी बनाई गई है, ये कोई पे कमीशन नहीं है। और इसलिए इसमें भी जो भ्रम फैलाए जा रहे हैं वो भ्रमों का भी निरसन होना चाहिए। आज देश की सेना में 10 में से 1 जवान हरियाणा का होता है। 10 जवान है तो उसमें 1 हरियाणा का होगा ही होगा। और इसलिए ये जब 8-10 हजार करोड़ का पैकेज आएगा तो बहुत बड़ी मात्रा में धन हरियाणा के निवृत्त जवानों के पास आने वाला है। मतलब कि हरियाणा के अंदर हजारों करोड़ रुपया आने वाले हैं। जब हरियाणा में हजारों करोड़ रुपया आते हैं तो हरियाणा की इकोनॉमी अचानक ड्राइव करने लग जाती है। हरियाणा की आर्थिक गतिविधि को एक बहुत बड़ी ताकत सेना के निवृत्त जवानों के पास पैसे आने के कारण मिलने वाली है। बहुत बड़ा निर्णय इस सरकार ने किया है, देशभक्ति से प्रेरित होकर के किया है। देश की आर्थिक व्यवस्था में बहुत सारे काम है, कुछ कामों में कटौती करके भी करना पड़ेगा, तो करने का फैसला करके किया है। और इसलिए मैं मेरे सेना के जवानों को कहता हूं, ये सरकार आपकी है, ये सरकार आपका हौसला बुलंद देखना चाहती है। ये सरकार आपके सुखों की चिंता करने वाली सरकार है। और आने वाले दिनों में भी जहां जो जरूरत पड़ेगी ये सरकार आपके साथ खड़ी होगी, ये मैं देश के जवानों को विश्वास दिलाना चाहता हूं। भाइयों बहनों, जो लोग बयानबाजी करके राजनीतिक उल्लू सीधा करने की कोशिश कर रहे हैं, देशवासियों जिन्होंने 40-42 साल तक जो काम नहीं किया उनको एक भी सवाल पूछने का अधिकार है क्या? जरा पूरी ताकत से जवाब दो मुझे। जिन्होंने खुद ने नहीं किया उनको सवाल पूछने का हक है क्या? देश को गुमराह करने का हक है क्या? जवानों के नाम पर बोलने का हक है क्या? अरे आप लोगों का पाप था कि आप लोगों ने 40-42 तक काम नहीं किया और हमारा हिसाब मांग रहे हो। भाइयों बहनों, एक फैशन चल पड़ी है, एक फैशन चल पड़ी है कि जब सरकार कोई भी अच्छे निर्णय करे, देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए हिम्मत के साथ आगे बढ़े, तो जो लोग जिनको देश की जनता ने रिजेक्ट कर दिया है वो इस देश को आगे बढ़ना नहीं देना चाहते। इससे बड़ा लोकतंत्र का अपमान नहीं हो सकता है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों,
मैं देशवासियों को आज हरियाणा की वो धरती से बोल रहा हूं जहां कृष्ण ने गीता का संदेश दिया था और युद्ध का विजय प्राप्त करने का संकेत दिया था। ये वो भूमि है जहां से हर परिवार से कोई न कोई जवान सीमा पर देश की सेवा कर रहा है। ऐसी धरती से मैं कह रहा हूं कि हमारे लिए हमारे सेना के जवान किसी से कम प्यारे नहीं है। और इसलिए ये वन ऑफ मैन के शेप, वन ऑफ मैनशिप जो चल रही है, इसके खेल देश का भला नहीं करेंगे। भाइयों बहनों, हम विकास के मार्ग पर चलना चाहते हैं, 125 करोड़ देशवासियों को लेकर के चलना चाहते हैं और उसको लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। और आज मेट्रो का एक नजराना हरियाणा के जीवन को नई ताकत देगा। आधुनिक हरियाणा बनाने में ये सौगात काम आएगी। इसी एक विश्वास के साथ मैं फिर एक बार यहां के मुख्यमंत्री जी को, सरकार की पूरी टीम को, हरियाणा को लगातार आगे बढ़ाने के लिए, नई ऊंचाइयों पर ले जाने के प्रयासों के लिए अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं। हमारे पैकेज की मजाक उड़ाते रहे, बाल की खाल उधेड़ते रहे, लेकिन बिहार की जनता के गले उतार नहीं पाए। उनको लगा कि मोदी ने जो 1,65,000 करोड़ का पैकेज घोषित किया है, उसके खिलाफ बोलने से तो बिहार की जनता हमारा मुंह भी नहीं देखेगी।